जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम इस क्लास में बीपीएससी के सिलेबस में, खास करके पीटी के सिलेबस में जो भी ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नाम है, इकोनॉमिक्स। बीपीएससी के एग्जाम में पीटी में जो भी इकोनॉमिक्स के पोर्शन है उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसको हम बात करेंगे। पिछला अगर ट्रेंड देखें तो इन सारे पोर्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे क्या, परिचय। परिचय में हम ये देखेंगे इकोनॉमिक्स क्या है, कितने भागों में बटा हुआ है, हमें क्या पढ़ना है। उसके बाद हम देखेंगे मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति इंग्लिश में बोलते हैं इसको इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में हम ये देखते हैं कि महंगाई कैसे होती है, महंगाई कितनी अच्छी है, महंगाई अच्छी है या नहीं है, महंगाई के कैसे कंट्रोल किया जाए। ये सारी बातें हम इन्फ्लेशन में पढ़ते हैं, यानी कि मुद्रास्फीति में। तीसरा हमारा चैप्टर है वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार का मतलब हुआ कि कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ पे पैसा जा रहा है, ये सारे वित्तीय बाजार में हम पढ़ते हैं। चौथा हमारा पोर्शन है मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा एवं बैंकिंग यानी कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ पे जमा हो रहा है, कैसे कैसे जमा हो रहा है, इसको हम मुद्रा एवं बैंकिंग में पढ़ेंगे। तीसरा है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब ये हुआ कि एक देश में जितने लोग हैं उसमें कितना उसका प्रत्येक व्यक्ति आय है, कितना उसका आय है, कितना उसका इनकम है, ये सारी बातें हम राष्ट्रीय आय में देखेंगे। उसके बाद आता है बजट। बजट में खास करके एक सरकार जो होती है वो अपने आने वाले साल में कितना रुपए खर्चा करने वाली है और कहाँ कहाँ पे खर्चा करने वाली है, उसको हम बजट में देखते हैं। बजट में हम बहुत सारे फैक्ट्स को पढ़ेंगे, कहाँ से कितना आता है, कहाँ पे कितना खर्चा होने वाला है, सरकार क्या क्या योजनाएं ला रही हैं। तीसरा चीज है कराधान प्रणाली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सेशन सिस्टम। टैक्सेशन सिस्टम का मतलब ये होता है कि टैक्स कितना लगेगा, कितना लिया जाएगा, प्रत्यक्ष में कितना लगेगा, अप्रत्यक्ष में कितना लगेगा, ये सारे टैक्सेशन में पढ़ते हैं, कराधान प्रणाली में। तीसरा हमारा आता है योजना प्रणाली। योजना का मतलब आप समझ गए होंगे, योजना किसी चीज को किस तरह से बनाया जाएगा, कैसे कैसे उसमें काम किया जाएगा, इसको बोलते हैं योजना प्रणाली। तीसरा हमारा है गरीबी। गरीबी आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे गांव में अभी भी लोग अपने रोजमर्रा जिंदगी के लिए रोज काम करते हैं, रोज खाते हैं। गरीबी कितनी है, गरीबी क्यों है, इस सब बारे में हम गरीबी में बात करेंगे। और ये हमारा टॉपिक है बेरोजगारी। देखिए गरीबी और बेरोजगारी दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। गरीबी में हम ये देखते हैं कि लोग कहाँ तक गरीब हैं और कितने कम आय वाले को हम गरीब बोल सकते हैं, ये सारे हम बातें देखते हैं। लेकिन बेरोजगारी एक ऐसी चीज है, देश में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं, सरकारी में है या प्राइवेट में है, ये सब देखते हैं बेरोजगारी में। बेरोजगारी का मतलब ये होगा कि कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं, उसको हम बेरोजगारी में देखेंगे। सबसे लास्ट हमारा चैप्टर होगा विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड से आप समझ गए होंगे विदेशी व्यापार कि दूसरे देश से, जैसे ये हमारा हो गया भारत और ये हो गया हमारा फॉरेन। भारत से क्या चीज जा रहा है, क्या चीज आ रहा है, कितने का जा रहा है, कितना आ रहा है, कौन से देश से हमारा व्यापार कैसा है, इसके बारे में हम सब विदेशी व्यापार में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम अपने परिचय को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि परिचय में हम क्या क्या जान सकते हैं। सबसे पहले परिचय में अगर बात करें तो हमारे सामने आता है परिचय। जैसे कि अभी अभी आपने देखा हमने यहाँ पे पूरा सिलेबस लिखा हुआ था, सबसे पहले था उसमें परिचय। परिचय यानी कि इकोनॉमिक्स का परिचय। परिचय यानी कि सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है इकोनॉमिक्स। क्या? इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र।
सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि अर्थशास्त्र हम किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र में संसाधनों का अध्ययन करते हैं। संसाधन यानी कि अर्थशास्त्र में दो व्यक्ति के संसाधन होते हैं। सबसे पहले एक होता है उत्पादक और एक होता है उपभोक्ता। अर्थशास्त्र में हम इन्हीं दोनों को पढ़ते हैं, एक होता है उत्पादक और एक होता है उपभोक्ता। उत्पादक के क्या क्या संसाधन हैं और उपभोक्ता के क्या क्या संसाधन हैं, इसी को हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। और इस संसाधन का कैसे हम बेहतर प्रयोग करें जिससे कि हमारा जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो बेहतर हो सके। सबसे पहले उत्पादक देखें, उत्पादक के साधन क्या क्या हैं, उत्पादक के कौन कौन से साधन हैं उसको हम देखें तो सबसे पहले होता है उत्पादक को क्या चाहिए। कोई भी फैक्ट्री हमें लगाने के लिए, उत्पादन करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, पूंजी चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, हमें पूंजी चाहिए। आप समझ रहे होंगे कि कोई भी उत्पादक कौन होता है, जो एक मशीन लगा के एक फैक्ट्री चालू करके प्रोडक्ट्स को बनाता है, उसे हम बोलते हैं उत्पादक। ठीक है। उपभोक्ता किसे बोलते हैं, जो उत्पादक बनाता है उसे उपभोक्ता यूज करते हैं, यानी कि कंज्यूमर जैसे कि ये फोन किसी और ने बनाया, वो हो गया उत्पादक। इस फोन को हम खरीद के ये वीडियो बना रहे हैं तो हम हो गए उपभोक्ता। आई होप आपको समझ में आ गया उत्पादक किसे बोलते हैं और उपभोक्ता किसे बोलते हैं। अर्थशास्त्र में फिर से एक बार आपको समझा दूं, अर्थशास्त्र में दोनों के संसाधन का प्रयोग कैसे होगा इसको हम पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में कौन कौन होते हैं, एक होता उत्पादक, एक होता उपभोक्ता। उपभोक्ता के साधन क्या क्या हैं, उत्पादक के साधन क्या क्या हैं, दोनों कैसे आपस में इंटरलिंक है इसको हम समझेंगे। उत्पादक आपको समझ में आ गया। उत्पादक वो होता है जो कोई प्रोडक्ट बनाता है और उपभोक्ता वो होता है जो उस प्रोडक्ट को यूज करता है। जैसे कि ये बोर्ड है, एक उत्पादक ने बनाया, इसमें अपना पूंजी लगाया, पैसा लगाया, उसने बनाया। हम हो गए उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन होता है, हम हो गए। जैसे कि हमने इस बोर्ड को खरीदा और उस पर अपना पढ़ाना चालू किया। आपको समझ में आ गया। अब उत्पादक के साधन क्या क्या होते हैं, सबसे पहले होता है पूंजी। पूंजी यानी कि कैपिटल। सबसे पहले इस बोर्ड को बनाने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, उसे हम बोलते हैं पूंजी। दूसरी क्या होता है, इस बोर्ड को बनाने के लिए हमें कंपनी लगानी होगी। कंपनी लगाने के लिए हमें जमीन चाहिए होगा। अब समझ में आ रहा है। कोई भी कंपनी अगर बैठाना है हमें तो उत्पादक के साधन क्या क्या होंगे, सबसे पहले उसको पूंजी चाहिए, पूंजी के बाद उसको एक जमीन चाहिए, लैंड, तो उसको क्या बोलते हैं, भूमि। ये हो गया उत्पादक के दूसरा संसाधन। सबसे पहले क्या होगा, पूंजी, वो पूंजी लाएगा। और दूसरा क्या होगा, भूमि, वो भूमि में अपना फैक्ट्री डालेगा। फैक्ट्री डालने के लिए, जैसे एक घर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसे के बाद एक जमीन चाहिए, तो पैसा हो गया, एक जमीन हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, लेबर चाहिए, यानी कि श्रम। श्रम श्रम का मतलब हो गया कि यहां पे काम करने वाले लोग। सबसे पहले उत्पादक को पूंजी चाहिए, भूमि चाहिए, श्रम चाहिए। आपको समझ में आ गया। तीसरा सबसे बड़ा एक कंपनी को चलाने के लिए जो आवश्यक चीजें होती है वो होता है संगठन। संगठन, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी उत्पादक अगर अपना पूंजी लगाता है और एक भूमि खरीदता है, उस पर श्रम से क्या करता है कि एक फैक्ट्री डालता है। मानते हैं कि इस बोर्ड बनाने वाले कंपनी ने एक पूंजी लगाया, अपना एक भूमि खरीदा, श्रम लगाया। लेकिन एक संगठन जो होता है उस फैक्ट्री को कैसे चलाना है, कैसे उसको व्यापार करना है, कहां से कितना माल भेजना है, कहां से कितना वापस लेना है, ये सब संगठन का काम होता है। आई होप आपको समझ में आएगा होगा कि उत्पादक के 4 साधन होते हैं। उत्पादक के कौन कौन से साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन। भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन। उसी तरह
एक उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता क्या करता है? उत्पादक द्वारा बनाए गए सामानों का उपभोग करता है, इसलिए उपभोक्ता बोलता है। उत्पादक द्वारा बनाए गए सामानों का उपभोग करता है, ये कौन होता है? उपभोक्ता होता है। इसको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले अगर हमें इस बोर्ड का यूज करना है, आपको समझ में आएगा, इस बोर्ड का हमें यूज करना है तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले मुद्रा चाहिए। मुद्रा यानी कि पैसा। जैसे कि हम इस बोर्ड को खरीदने जाएं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? मुद्रा चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? समय। समय यानी कि इस बोर्ड को खरीदने के लिए वो एक उपभोक्ता को दो चीजें चाहिए होती है। कौन कौन से? एक मुद्रा और एक समय। एक उत्पादक को इस बोर्ड को बनाने के लिए चार चीजें चाहिए होती है: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। पूंजी, भूमि, श्रम, संगठन। ये हो गए उत्पादक के साधन और ये हो गए उपभोक्ता के साधन। अर्थशास्त्र में हम उपभोक्ता के और उत्पादक के बेहतर संसाधनों के बेहतर प्रयोग का अध्ययन करते हैं। यानी कि अर्थशास्त्र हमें यह सिखाता है कि एक उत्पादक और उपभोक्ता के संसाधन का कैसे बेहतर प्रयोग हो। यानी कि हमारे पास पूंजी है। पूंजी है, अगर हम क्या करें, अगर हमें ये मालूम नहीं होगा कि हमें कैसे इसका बेहतर प्रयोग करें, तो हम एक बोर्ड बनाने वाली कंपनी खोल लेंगे, एक बुक बनाने वाली कंपनी खोल लेंगे, एक मोबाइल की कंपनी खोल लेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे सब में पैसा लगा देंगे, लेकिन कोई भी हमारी कंपनी रेडी नहीं होगी। इसीलिए अर्थशास्त्र हमें यह सिखाता है कि कैसे अपने पूंजी का सही से उपयोग करना है। इसी तरह उपभोक्ता, उपभोक्ता के साधन क्या क्या है? मुद्रा एवं समय। अगर हमारे पास मुद्रा होगी तभी हम कहीं जाके अपना सामान खरीद लेंगे। अगर हमारे पास समय है और मुद्रा है तभी हम जाकर इस बोर्ड को खरीदेंगे और इसको यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये हम समझते हैं कि हम अर्थशास्त्र में उत्पादक और उपभोक्ता के बेहतर संसाधनों का प्रयोग क्यों पढ़ते हैं। हमें ये क्यों जानना है कि हमें संसाधन का बेहतर प्रयोग करना चाहिए, हमें ये आवश्यकता क्या है जानने की। तो इसकी बात हम करेंगे कि हमें क्यों आवश्यकता है। सबसे पहले आपको ये मालूम होगा कि भूमि जो है, भूमि जो है वो क्या है? सीमित है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी भूमि बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, भूमि सीमित है। श्रम क्या है? आजकल ये भी सीमित है। अभी आप देख रहे होंगे कि गांव में पहले जो था कि बहुत सारे मजदूर मिल जाते थे, आजकल क्या है कि मजदूरों में कमी आ गई है, काम करने वाले लोग नहीं मिलते हैं, सभी लोग अलग अपना बिजनेस कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमें अर्थशास्त्र ये सिखाता है कि इसका बेहतर प्रयोग हम क्यों करें, ताकि ये सभी चीजें हमारे पास पूंजी, भूमि, श्रम और संगठन, ये सभी चीजें हमारे पास सीमित मात्रा में है, सीमित मात्रा में है। उसी तरह उपभोक्ता के पास मुद्रा एवं समय सीमित मात्रा में है। अगर हम अपने समय का बेहतर प्रयोग नहीं करेंगे तो वो व्यर्थ हो जाएगा, किसी काम का नहीं जाएगा, हम भी बिना काम के हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अर्थशास्त्र हमें ये सिखाता है कि एक उत्पादक और एक उपभोक्ता कैसे अपने संसाधनों का बेहतर प्रयोग करें। हमें अपने संसाधनों का बेहतर प्रयोग इसलिए करना है क्योंकि संसाधन सीमित है और एक संसाधन के अनेक उपयोग हैं। जैसे हमें भूमि देखें, भूमि एक संसाधन है, उत्पादक के संसाधन है। इसमें क्या होगा, इसका अनेक प्रयोग इस तरह होगा कि भूमि जो है वो कंपनी बनाने के लिए भी चाहिए और भूमि जो है घर बनाने के लिए भी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया कि इसका बेहतर प्रयोग इसलिए करना है कि संसाधन क्या है? सीमित है। और सीमित इसलिए है कि एक संसाधन के अनेक उपयोग हैं, अनेक उपयोग हैं। जैसे भूमि के दो उपयोग यहाँ पे दिख गए आपको, घर बनाने के लिए चाहिए, फैक्ट्री डालने के लिए चाहिए और बहुत सारी चीजें काम करने के लिए चाहिए, ये आपको समझ। श्रम ये भी सीमित है, संगठन ये भी सीमित है, उपभोक्ता के पास मुद्रा भी सीमित है, समय भी सीमित है। आई होप आपको यह समझ में आ गया कि अर्थशास्त्र में हम उपभोक्ता और उत्पादक के बेहतर संसाधनों का प्रयोग कैसे करें, इसको हम पढ़ते हैं। संसाधन का बेहतर प्रयोग इसलिए हमें करना चाहिए क्योंकि संसाधन हमारे पास सीमित मात्रा में उपलब्ध होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के
दो आयाम होते हैं। सबसे पहले एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र। अब ये अर्थशास्त्र के दो पार्ट हो गए, एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। अब हम ये समझेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसे किसने नाम दिया, अलग अलग किसने किया, ये हम सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानें कि इकोनॉमिक्स को व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में एक हमारे अर्थशास्त्री थे बहुत प्रसिद्ध, रेगनार फ्रिश। रेगनार फ्रिश रेगनार फ्रिश ने ही अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। रेगनार फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा, एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। रेगनार फ्रिश, इनके बारे में थोड़ा और जाने तो 1969 में इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रेगनार फ्रिश अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। रेगनार फ्रिश को ही 1969 में सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया, और दो व्यक्ति को, रेगनार फ्रिश को और जेन टेनबर्जन को, रेगनार फ्रिश ने ही ये दोनों शब्द दिए। और अब हम ये समझेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। व्यष्टि, इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको बोलते हैं मैक्रो। व्यष्टि को बोलते हैं माइक्रो, समष्टि को बोलते हैं मैक्रो। माइक्रो, आप इस शब्द से ही समझ गए कि माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा, यानी कि बहुत छोटा। समष्टि यानी कि सब साथ में। समष्टि का मतलब होता है सब साथ में, और व्यष्टि का मतलब छोटा, माइक्रो यानी कि छोटा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें लघु स्तरीय अध्ययन करते हैं, यानी कि छोटा छोटा अध्ययन करते हैं। इसमें हम लघु स्तरीय अध्ययन करते हैं। इसमें हम लघु स्तरीय इसमें हम लघु स्तरीय अध्ययन करते हैं। लघु स्तरीय मतलब छोटा, माइक्रो का मतलब छोटा, माइक्रो यानी कि छोटा। इसमें हम लघु स्तरीय अध्ययन करते हैं, अर्थात एक छोटे स्तर का अध्ययन। अर्थात एक छोटे स्तर का अध्ययन, इसमें हम लघु स्तरीय अध्ययन करते हैं, अर्थात छोटे स्तर का अध्ययन। अगर हम समष्टि में देखें तो इसमें हम बड़े स्तर का अध्ययन करते हैं। आपको समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स को दो भागों में रेगनार फ्रिश ने बांटा था। रेगनार फ्रिश को 1969 में नोबेल पुरस्कार दिया गया इकोनॉमिक्स में। यहां तक आपको समझ में आ गया। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र को, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे यानी कि लघु स्तरीय अध्ययन होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में बड़े स्तर का अध्ययन होता है। इतना तक आपको समझ में आ गया। जैसे इसमें हम देखें एग्जाम्पल में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखें तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि एक व्यक्ति का अध्ययन, एक व्यक्ति के आय का अध्ययन। अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र में एग्जाम्पल देखें, तो एक पूरे
राष्ट्र की आय का अध्ययन। आपको समझ में आ गया कि माइक्रो यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक लघु स्तरीय अध्ययन होता है, यानी कि एक व्यक्ति के आय का अध्ययन, एक व्यक्ति यानी कि छोटे छोटे लेवल पे एक व्यक्ति के आय का अध्ययन। समष्टि अर्थशास्त्र में बड़े स्तर का अध्ययन होता है। एग्जाम्पल अगर समझे तो पूरे राष्ट्र की आय का अध्ययन। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अर्थशास्त्र को फिर दो भागों में बांटा गया। अर्थशास्त्र को फिर दो भागों में बांटा गया। ये आपको समझ में आ रहा है कहां तक हम पहुंचे। सबसे पहले हमने परिचय सिलेबस देखा, उसके बाद हमने सबसे पहले सिलेबस में क्या था, परिचय। अभी हम परिचय कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, क्या क्या होता है। आप चाहें तो वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं। चलिए, अब फिर इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया। इसमें क्या क्या है, एक होता है सकारात्मक अर्थशास्त्र, और एक होता है नियामक। अर्थशास्त्र को फिर दो भागों में बांटा गया। एक होता है सकारात्मक अर्थशास्त्र, एक होता है नियामक अर्थशास्त्र। अब ये सकारात्मक अर्थशास्त्र और नियामक अर्थशास्त्र क्या है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले सकारात्मक अर्थशास्त्र में देखें। सकारात्मक यानी कि यह होता है, यह क्या था, क्या होगा, क्या है से संबंधित है। यानी कि जो सकारात्मक अर्थशास्त्र है इसमें हम पढ़ते हैं कि यह क्या था, क्या होगा और क्या है से संबंधित है। जैसे कि हम देखें तो सरकार जो बजट लाती है उसमें क्या बताती है, यह इतना पर था, यानी कि पिछले साल इतना था, अब यह इतना है, यानी कि अभी बजट इतना है, इतना सरकार यहाँ पे खर्च करेगी। और सरकार ये भी बताती है कि यह क्या होगा, यह क्या होगा, क्या होगा, यानी कि अगले साल बढ़कर यह इतना होगा। इसी तरह हम नियामक अर्थशास्त्र में समझें तो नियामक अर्थशास्त्र में यह क्या होना चाहिए से संबंधित है। यानी कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया, एक सकारात्मक अर्थशास्त्र, एक नियामक अर्थशास्त्र। सकारात्मक अर्थशास्त्र में देखते हैं कि यह क्या था, क्या होगा, क्या है से संबंधित है। नियामक अर्थशास्त्र में देखते हैं कि क्या होना चाहिए से संबंधित है, क्या होना चाहिए से संबंधित है। इसको हम एग्जाम्पल की तरफ से समझे। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जैसे कोई बिल पास होता है, जैसे कि निर्मला सीतारमन जी ने हमारे संसद में बजट पेश किया। तब बजट पेश किया तो सकारात्मक अर्थशास्त्र हमेशा सत्तारूढ़ की तरफ से आता है। जैसे कि यह क्या था, यानी कि बजट इतना था पहले, अब इतना है, यानी कि अब इतना है, और इतना होगा, यानी कि क्या होगा, ये सब इसमें संबंधित है सकारात्मक अर्थशास्त्र में। यही हम देखें नियामक अर्थशास्त्र में तो हमेशा विपक्षी दल इसका रोल अदा करता है, विपक्षी पार्टी इसका रोल अदा करता है नियामक अर्थशास्त्र में। नियामक अर्थशास्त्र में क्या होना चाहिए, यानी कि जैसे कि विपक्षी की पार्टी जो बोलते हैं कि इतना होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए बल्कि इतना होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए से संबंधित है। आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम बोलते हैं आंकड़ों का अध्ययन। इसे हम आंकड़ों का अध्ययन भी बोल सकते हैं, आंकड़ों का अध्ययन। इसे हम बोलते हैं विचारात्मक अध्ययन। इसे हम विचारात्मक अध्ययन बोलते हैं। विचारात्मक मतलब यह इतना होना चाहिए, यानी कि एक विचार जाता है कि यह इतना होना चाहिए से संबंधित है, इसीलिए इसको विचारात्मक अध्ययन भी बोलते हैं।
और इसमें आंकड़े होते हैं कि इतना है, इतना होगा, इतना था से संबंधित होता है। इसे आंकड़ों का अध्ययन भी बोल सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ आप इसे बहुत सारा प्यार देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।